ये कहानी दिल्ली की है, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग रहा करते हैं। पर इन्हीं पढ़े लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि तंत्र मंत्र पर विश्वास रखते हैं। तो राजन बताते हैं कि उनका घर रोहिणी एरिया में है। सेक्टर बताने के लिए उन्होंने मना किया है। तो बोलते हैं कि उनके घर के पास एक रोहिणी पर ऐसा एक रास्ता है जहाँ पर अक्सर लोग तांत्रिक विद्याओं का उतारा करके चौक पर रख देते हैं और आए दिन वहाँ पर किसी न किसी का एक्सीडेंट होता रहता है और उनमें से कुछ लोगों की तो जान भी चली जाती है। काफ़ी बार कोशिश की गई कि उस चौक पर ऐसी चीज़ें ना हो। उस चौक के आसपास जो बाजू में सोसाइटियाँ हैं उन्होंने वहाँ पर कैमरा भी लगवाया, पर न जाने करने वाला ऐसे कैसे करके चला जाता है कि लोगों को दिखता भी नहीं और वो सब चीज़ें उतारे की वहीं पड़ी मिलती हैं। तो एक बार की बात है, राजन बताते हैं कि वो शादी से लौट रहे थे अपने पूरे परिवार के साथ। तो सारी जगह रास्ते ख़राब होने की वजह से एक वही रास्ता था जो एक अच्छा था, यानी एक सड़क बिल्कुल ठीक थी जहाँ कोई गड्ढा नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि पूरा परिवार तो है ही साथ में, और वैसे भी कौन तांत्रिक विद्याओं पर विश्वास करता है आज के टाइम में, तो क्यों ना उसी रास्ते से आज आया जाए। राजन की मम्मी जैसे उस रास्ते को पहचानती है वो उसे आगे बढ़ने से मना करती है, पर राजन कहता है कोई बात नहीं मम्मी, कुछ नहीं होता है आज के टाइम में, और ये सब अफवाहें हैं, चोर डाकू ने फैलाई हैं आसपास, जेब कतरों ने। तो कुछ देर बाद वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं और राजन के दिमाग में न जाने एकदम से क्या आता है, बोलता है कि मम्मी देखा कुछ भी तो नहीं हुआ, एकदम सही तो था रास्ता, और फालतू में लोग डरते हैं। घर पहुंचते पहुंचते उन सबको 2 बज गए थे। जब सब घर पहुंचे तो सब ने जब ताला लॉक वगैरह खोल करके अंदर गए और थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कपड़े चेंज करके जब पास में हॉल में बैठे थे और शादी की बातें कर ही रहे थे, तो इस बीच राजन की छोटी बहन एकदम से बोलती है कि मुझे मांस खाना है, और उसकी आवाज़ ऐसी थी मानो कि 2-3 लोग एक साथ बोल रहे हैं। राजन बोलता, अरे क्यों मजाक कर रही है यार, क्यों सेंटी ड्रामा कर रही है, बता ना शादी में कैसे कैसे और क्या क्या अच्छा लगा तुझे। तो राजन की बहन मानो एकदम से नींद से जागी हो, वो बोलती क्या हुआ, क्या बोला मैंने। तो ऐसे ही थोड़ा सा गुस्सा करने लगी। तो सबको लगा कि शायद हो सकता है थकान हो गई है इसलिए इसको नींद वगैरह भी आ रही है, तो शायद ऐसा इसको नींद में ही हुआ हो। फिर सुबह हो जाती है। राजन रोज़ की तरह अपने काम पर निकल जाता है, मम्मी घर का काम कर रही होती हैं, पापा टेबल पर अखबार पढ़ रहे होते हैं, पर आज राजन की बहन उठी ही नहीं थी। जो लड़की हमेशा रोज़ 6 बजे से पहले उठने वाली हो, आज वो 10 बजे तक भी नहीं उठी। तो राजन के पापा ने बोला कि देखो राजन की मम्मी, क्या हुआ है, पारुल अभी तक उठी नहीं है। तो राजन की मम्मी जैसे ही उस कमरे में जाती है जहाँ पे पारुल सो रही थी, तो देखती है पूरा सामान इधर उधर फैला पड़ा है और एक अजीब सी गिलगिलाहट यानी कि गीलापन उसके बिस्तर पे था। देखा कि पारुल ने अपना हाथ काटा हुआ था, चाकू से नहीं, मुंह से, और उसके मुंह पर भी खून लगा हुआ था। तो वो जैसे ही उसको उठाते हैं तो वो उठती नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो गई थी। तब उसकी मम्मी डरते डरते एक डॉक्टर को फ़ोन करती है, जो कि इनके मोहल्ले का ही होता है। डॉक्टर आता है तो उसकी मरहम पट्टी करता है, कहता खून ज़्यादा बह जाने की वजह से इसको जो है खून की कमी हो रही है शरीर में, और इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलना होगा, नहीं तो इसकी जान को भी खतरा बन सकता है। तो जैसे ही वो सब लोग हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं तो डॉक्टर उसे पुलिस केस करने बोलते हैं, क्योंकि लड़की खुद अपना हाथ क्यों काटेगी, हो सकता है वो सुसाइड करना चाहती हो। तो डॉक्टर की जान पहचान होने की वजह से तो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने भी कुछ नहीं कहा और उसने इलाज शुरू कर दिया। तो वहाँ से राजन को फ़ोन किया गया। तो राजन भागता भागता ऑफिस से आता है और बोलता है क्या हुआ पारुल को। तब सारी घटना उसकी मम्मी उसको विस्तार से बताती है। फिर शाम का वक्त होता है, ये सब लोग अभी हॉस्पिटल में होते हैं कि अचानक से पारुल को होश आता है, क्योंकि पारुल को ब्लड चढ़ाया गया था, इसलिए उसको होश जल्दी आ जाता है। तो वो सब लोग जब पारुल से मिलने जाते हैं तो देखते हैं कि पारुल कभी किसी तरफ देखती है, कभी किसी तरफ, मानो कि वो किसी चीज़ को इधर से उधर मूव होते देख रही है। वो कुछ बोलना चाहती है पर कमज़ोरी की वजह से वो बोल नहीं पा रही थी। राजन अपनी बहन से काफ़ी प्यार करता था, तो वो बोलता है कि पारुल क्या हुआ तुझे, बता क्या हुआ। पारुल उसकी तरफ देखती ही नहीं है, वो फिर उसी तरफ ध्यान रखती है, मानो कि उन सब फैमिली के पीछे कोई इधर उधर चलते फिरते जा रहा है। तब कुछ देर बाद पारुल को जब घर ले जाया जाता है तो पारुल
अब थोड़ा ठीक थी, चल फिर भी रही थी और बोल भी पा रही थी। तो सब पूछते हैं कि क्या हुआ था तुझे, तो एकदम से ऐसी रिएक्ट क्यों करने लग गई थी। तो पारुल बताती है कि मम्मी जब से हम उस रास्ते से आए हैं मुझे तब से ही चक्कर जैसा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे आसपास आजू बाजू घूम रहा है, न जाने क्यों, पर मुझे डर भी थोड़ा सा लग रहा है। क्या आज आप मेरे पास सोओगी? उसकी मम्मी बोलते हैं हाँ मेरी बेटी, बिल्कुल मैं तेरे पास सोऊंगी। तो रात का वक्त हो जाता है, तो खाना पीना खा करके वो लोग पारुल को भी दवाई वगैरह दे करके सुला देते हैं और उसकी माँ वहीं पर एक सोफ़ा पर लेट जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही 12 साढ़े 12 बजते हैं तो रात का वक्त होता है कि पारुल की मम्मी देखती है कि पारुल जो है अपने बिस्तर पे है ही नहीं। पारुल ऊपर पंखे के पास लटकी हुई थी, उल्टी, मानो कि जैसे वो ज़मीन पे खड़ी हो ऐसे वो खड़ी थी। तो पारुल की मम्मी तेज तेज चीखने लगती हैं कि पारुल के पापा, राजन जल्दी आओ। तो जैसे ही राजन और उसके पापा इस कमरे में भाग कर आते हैं तो एकदम से धड़ाम से वो पारुल अपने बिस्तर पे गिरती है, मानो ऊपर से किसी ने उसको छोड़ दिया हो। पारुल को थोड़ी चोट और लग जाती है। उस डॉक्टर को बुलाया जाता है, वो डॉक्टर फिर आता है, फिर पारुल का इलाज करता है। हालांकि डॉक्टर लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते, पर फिर भी वो डॉक्टर एक पंडित के घर से था, इसलिए वो शायद इन सब चीज़ों को मानता था। उसने बोला हो ना हो पारुल के अंदर कोई अजीब सी ऐसी दैविक शक्ति है या फिर तांत्रिक शक्ति है जिसकी वजह से ऐसी हरकतें कर रही है और इसे खुद ही नहीं पता इसके साथ क्या हो रहा है। ऐसी लड़की जिसकी चोट लगी हो, ब्लड चढ़ाएगा, वो इतनी ताकत से खड़ी ही नहीं हो सकती और ये तो आप उल्टा लटकने की बात कर रहे हो। तो डॉक्टर अपने पहचान के एक पंडित जी को उनके घर में बुलाता है रात को ही। जैसे ही पंडित जी आते हैं तो पारुल चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, बोलती है कि इसको यहाँ से भगा दो नहीं तो मैं इस लड़की को मार दूंगी। वो बाबा जी काफ़ी मंत्रोच्चारण से सिद्ध थे, तो इसने देखते ही जैसे पारुल को बोला कौन है तू, कहाँ से आई है, तब उन्होंने बताया कि मैं इस लड़की के पीछे उस चौक से आई हूँ, मेरी शादी होने वाली थी। शादी से 3 दिन पहले ही मेरे पति ने यानी मेरे होने वाले मंगेतर ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। मेरे पापा ने जो भी शादी के लिए कर्जा लिया था वो सब उन्हें चुकाना पड़ा और इसी सदमे में वो भी गुजर गए। तो मैंने भी आत्महत्या कर ली। तो मैं आत्महत्या कर ली तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, जो मैं भटक रही थी मुझे तांत्रिक ने पकड़ लिया और तांत्रिक ने पकड़ करके मुझे किसी के घर उसको मारने के लिए भेजा था, टोना टोटका करने के लिए। वहाँ काम पूरा हो गया था और जिसके घर में वो मृत्यु हुई थी उन लोगों को भी पता लग गया था कि उनके घर में तांत्रिक विद्याएं की गई हैं। तो उन्होंने भी अपना उतारा करके मुझे उस चौक पर छोड़ दिया जहाँ से ये लोग गाड़ी लेकर के आ रहे थे। इस लड़की के खुले बाल और इसकी सुगंधित वो परफ्यूम की खुशबू ने मुझे आकर्षित किया और मैं इनके पीछे पीछे आ गई। बाबा जी ने उसको वहाँ से निकालने की बहुत कोशिश की, पर वो एक तांत्रिक के कब्जे में थी, तो वो जिसकी भी शरीर के ऊपर चढ़ती थी उसे बिना मारे तो वहाँ से नहीं जाएगी, उसने ऐसी कसम खाई हुई थी। तो बाबा जी ने उसके सामने एक मुर्गे की बलि दी और बलि दे करके उसकी आत्मा को उस मुर्गे में डाला और उसको वहाँ से ले गए। अब उन बाबा जी ने उस मुर्गे के साथ क्या किया वो तो हम नहीं जानते, पर राजन ने जितनी कहानी हमें भेजी थी उतनी मैंने आपको भेज दी है। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने इस चैनल भूतिया स्टोरी वर्ल्ड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसमें कमेंट भी करें। आपके कमेंट करने से मुझे और इच्छा जागरूक होती है कहानी बनाने की। आपका दिन शुभ हो।